बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की आवाज़ है। आज आप सुन रहे हैं किताब खून और आंसुओं का दरिया। इस किताब के मुसन्निफ हैं कुतुबुद्दीन अजीज़ और इसका तर्जुमा किया है सलीम मंसूर खालिद और ज़हूर अहमद कुरैशी ने। आवाज़ लुबाबा हैदर की है। इस किताब के लिए हमसे ताउन किया है मोहम्मद बिलाल ने। चैप्टर 25, नवापाड़ा और दरसना में खून की होली। नवापाड़ा जिला जैसूर का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ अवामी लीग की बगावत की सदाए बाज़गश्त मार्च 1971 के दूसरे हफ्ते में सुनी गई। गैर बंगालियों की बहुत थोड़ी आबादी यहाँ रहती थी। उनमें बहुत से मकामी जूट मिल में काम करते थे या उससे जुड़े कामों से वाबस्ता थे। क्योंकि उस जूट मिल का मालिक एक गैर बंगाली था, इसलिए वो बंगाली बागियों के कत्लो गारत का निशाना बना। 29 साला शेख अजीज एक चौकीदार के तौर पर जूट मिल में मुलाजिम थे। उन्होंने 21 मार्च 1971 को मिल के गैर बंगाली मुलाजमीन और उनके खानदानों को कत्ले आम का निशाना बनते देखा था। अजीज के चचा को कत्ल कर दिया गया, मगर उनकी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया गया। वो उनके साथ बड़े ड्रामाई अंदाज में फरार हुए और ढाका पहुंचे। फिर वो मार्च 73 में बरास्ता नेपाल कराची पहुंचे। अजीज ने बताया, मैं 6 गैर बंगाली चौकीदारों में से एक था जो कारपेटिंग जूट मिल नवापाड़ा में मुलाजिम थे। दूसरे 13 चौकीदार बंगाली थे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर फरीद अहमद एक रहम दिल और खुदा तरस गैर बंगाली थे, मगर उनकी बीवी बंगाली थी। उन्होंने फैक्ट्री में बहुत से नौजवान बंगाली मर्दों को मुलाजमत दी थी। 21 मार्च को अवामी लीग के दहशतगर्दों के एक दस्ते ने जूट मिल पर हमला कर दिया। उनको ऐसे बंगाली दहशतगर्दों की हिमायत हासिल थी जिनका काम ही एहतजाज और हड़तालें करना था। उनके जुनूनी गुस्से का पहला शिकार सिक्योरिटी ऑफिसर फरीद अहमद थे। उन्होंने फरीद अहमद को उन्हीं के दफ्तर में तशद्दुद का निशाना बनाया और घसीटते हुए मिल के सब्जाजार में ले आए, जहां डंडों और लोहे की सलाखों से उन्हें बुरी तरह पीटा गया। एक बंगाली चौकीदार ने, जिसे फरीद अहमद ने चंद साल पहले मुलाजमत दी थी, उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। चूंकि कातिलों ने मिल का इंतजाम अपने काबू में कर लिया था और सदर दरवाजा बंद कर दिया था, इसलिए गैर बंगाली मुलाजमीन के लिए फरार का कोई रास्ता ना रह गया था कि जिन्हें अपने मारे जाने का बहुत शदीद खतरा था। कातिल गुंडों ने मिलकर अहाते में मौजूद तकरीबन तमाम के तमाम गैर बंगालियों को कत्ल कर दिया। मैंने अपने आप को एक स्टोर रूम में 2 दिन तक छुपाए रखा। मेरे चचा उन लोगों में शामिल थे जो हलाक कर दिए गए थे। कातिल गुंडे यहाँ से फारिग होकर मिल के उन गैर बंगाली मुलाजमों के खानदानों पर हमला आवर हुए जो करीबी कच्चे घरों और झोपड़ियों में गुर्बत और बेचारगी की जिंदगी गुजार रहे थे। उन कातिल बंगालियों ने तमाम गैर बंगाली बालिग मर्दों को कत्ल करने के बाद उनकी नौजवान औरतों की इस्मत दरी की और बास को अगवा कर लिया। मेरे चचा की अहलिया और 2 बच्चे अल्लाह के खुसूसी फजल से बच गए थे और मैं उन्हें पाकिस्तान ले आया। 22 साला हुस्ना बेगम के वालिद ताहिर हुसैन नवापाड़ा में पटसन का कारोबार करते थे। हुस्ना अपने मामू के एक बंगाली दोस्त की मदद से जिंदा बच गई, जिन्होंने फसाद के तमाम अरसे में हुस्ना और उनकी वालिदा को अपनी पनाह में रखा। जब पाकिस्तानी फौज ने बागियों की गिरफ्त तोड़ी तो उसके बाद उस बंगाली मोहसिन ने बड़े एहतराम से माँ बेटी को चिटागोंग मुंतकिल होने में मदद दी। हुस्ना, जो एक तालिबा थी, उसे और उसकी माँ को अक़वाम मुत्तहिदा ने फरवरी 74 में चिटागोंग से बजरिया बहरी जहाज के रांची मुंतकिल किया। हुस्ना ने सिसकियों और आंसुओं में रंधी आवाज में अपने अब्बा के कत्ल के बारे में बताया। मेरे अब्बा का ताल्लुक सूबा बिहार से था और वो 1950 के अशरे में हिजरत करके नरेल आए और यहाँ रहने लगे। मैं नरेल में पैदा हुई। अगरचे हम लोग घर में उर्दू बोलते थे, लेकिन मैं ऐसे स्कूल में दाखिल हुई जहाँ जरिया तालीम बंगला जुबान थी। मैं अपनी बंगाली हम जमातों की तरह ही बंगला बोलती थी। मुझे स्कूल में उर्दू नहीं पढ़ाई गई और मैं आज भी उर्दू पढ़ना और लिखना नहीं जानती। 22 मार्च 1971 को अवामी लीग के कातिल गुंडों ने मेरे अब्बा के पटसन के गोदाम पर हमला करके उसे आग लगा दी। फिर उन्होंने अब्बा को उस जलते हुए तनूर में फेंक दिया। उन्होंने हमारे घर पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। उन्होंने मुझे और मेरी अम्मी को तलाश किया, लेकिन हम बंगाली दोस्त के घर में पनाह लेने के सबब महफूज थी। मेरे अब्बा की अलमनाक हलाकत की खबर हमें दूसरे दिन मिली। जिस जगह हम छुपे हुए थे, उस घर के पास ही एक गैर बंगाली ताजर के घर पर कातिल गुंडों ने हमला कर दिया। मैंने गोलियां चलने और गैर बंगाली मर्दों औरतों की चीखों पुकार सुनी। वो रहम के लिए इल्तिजा कर रहे थे। हमला आवरों ने ताजिर और उसकी बीवी को कत्ल कर दिया और उसकी 3 बेटियों की आबरू रेजी की। फिर उन्होंने उन तीनों लड़कियों को बिल्कुल बरहना हालत में नवापाड़ा के बड़े बाजार में घुमाया और बाद में उन्हें उसी शर्मनाक हालत में धान के खेत में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। हमें पनाह देने वाले शख्स को उसके एक बंगाली दोस्त ने जब इस खौफनाक और दिल दहला लेने वाले वाक़े की तफसीलात बताई तो वो खुद बयान करते हुए रो पड़ा। दरसना,
درسنا میں رہنے والے غیر بنگالیوں کو عوامی لیگ کے دہشت گرد مارچ 71 کے پہلے ہفتے سے ہی دہشت زدہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ درسنا میں غیر بنگالی لوگوں کی آبادی کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ تمام مقابلتاً خوشحال تھے۔ ان میں بہت سے ایسٹ پاکستان ریلوے میں ملازم تھے۔ 20 مارچ سے 19 اپریل 1971 تک کے عرصے میں عوامی لیگ کے کارندوں اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں نے اس قصبے کی غیر بنگالی آبادی کے 3/4 حصے کو قتل کر دیا۔ ان قاتل گنڈوں نے غیر بنگالی شہریوں کے گھروں پر حملے کیے، انہیں لوٹا اور تمام مردوں کو ہلاک کر دیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں غیر بنگالی نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا اور تقریباً تمام لڑکیوں کی ان عمارتوں میں لے جا کر عصمت دری کی گئی جن عمارتوں کو باغیوں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا ہوا تھا۔ باغیوں نے بھارت فرار ہونے سے پہلے ان بہت سی لڑکیوں کو قتل کر دیا جن کی انہوں نے آبرو ریزی کی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے 22 لڑکیوں کو بھارت ساتھ لے گئے۔ 50 سالہ مدیحہ خاتون کے خاوند عبدالحمید درسنا میں ریلوے کے ملازم تھے۔ فروری 74 میں بہاری کیمپ چٹاگونگ سے کراچی منتقل ہونے پر انہوں نے بتایا۔ 25 مارچ کو بنگالی باغیوں نے درسنا میں غیر بنگالیوں کے خلاف تباہی مچا دی۔ قاتل گنڈوں کے گروہ نے میرے گھر پر حملہ کر کے سامنے کا دروازہ توڑا اور زبردستی میرے خاوند اور بھائی کو پکڑ کر لے گئے۔ میں نے بہت منت سماجت کی کہ میرے پیاروں کو چھوڑ دیں تو ان میں سے ایک نے چلا کر کہا، بہاریوں کے لیے بنگال میں کوئی جگہ نہیں ہے، ان کو قتل کیا جانا چاہیے۔ قاتل گنڈوں نے ہر قیمتی چیز لوٹ لی، حتیٰ کہ چاول جو ہم نے اپنے کھانے کے لیے رکھے تھے وہ بھی اٹھا کر لے گئے۔ مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے میرے خاوند اور بھائی کو اس مذبح خانے میں لے جا کر قتل کر دیا جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ قاتل گنڈوں نے درسنا میں غیر بنگالیوں کے تقریباً آدھے مکان جلا کر راکھ کر دیے۔ انہوں نے معذور غیر بنگالی مردوں کو بھی نہیں بخشا۔ غیر بنگالی تاجروں سے اس شرط پر بھاری رقمیں اگلوا لی کہ ان کی جانیں بخش دی جائیں گی، مگر پیسے وصول کرنے کے باوجود انہیں زندہ نہ چھوڑا۔ غیر بنگالیوں کی ہلاکتوں کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے وہ ہر غیر بنگالی مرد کا ریکارڈ رکھتے تھے۔ بنگالی باغیوں کی قیادت کو بڑی جلدی اطلاع مل جاتی تھی کہ کس غیر بنگالی نے درسنا سے فرار ہونے کی کامیاب یا ناکام کوشش کی ہے۔ 15 مارچ سے اپریل کے دوسرے ہفتے کے دوران باغیوں نے متعدد بار معصوم غیر بنگالیوں کے خون کی ہولی کھیلی۔ ان بے گناہ غیر بنگالیوں کی لاشیں ڈھیروں کی صورت میں مسجدوں، اسکولوں کی عمارتوں اور مقامی اسپتال میں پڑی تھیں۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔